बच्चों, कक्षा 8 के लिए हिंदी रिवीजन है, इसे ध्यान से देखिएगा। इसी के आधारित आपका पेपर हिंदी का रहेगा। तो पहला देखते हैं गद्यांश पर आधारित प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उन पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। तो पहला गद्यांश क्या है? ये पहला 1 नंबर का होगा। बदलू का ये 1 का ए है, माने अ है। तो अभी हो जाएगा। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती जिसमें वो लाख पिघलाया करता। अभी सामने की एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह सलाखे के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास के 6 विभिन्न आकार के बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब तक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बनाने के पश्चात उन पर रंग करता। अभी देखिए प्रश्न का, बदलू चूड़ियों पर रंग कब करता था? तो एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बनाने के बाद वो उस पर रंग करता था। बदलू का मकान कैसा था? बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। लाख के मुलायम होने पर बदलू क्या करता था? लाख के मुलायम होने पर बदलू उसे चौखट पर सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता था। बदलू के मकान के सामने था, अभी देखिए विकल्प बड़ा रहेगा, इसमें से बड़ा सा सहन, भट्ठी, लकड़ी की चौखट और वृक्ष। तभी उत्तर इसमें क्या होगा? बड़ा सा सहन। आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी बेलन आकार की चीजें थी। तो क्या थी? सलाखें, चौखट, चूड़ियां और मुंगेरियां। तो ये मुंगेरियां सही उत्तर है। देखिए यहाँ पर सही उत्तर दिया गया है। ये क्या है ना? ये गद्यांश 2 है। गद्यांश क्या हो गया? 2। तो इसमें क्या है? हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम के 4 बजे बस से चलें। पन्ना इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है जो जबलपुर के ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। लेखक ने मित्र मंडली के साथ क्या तय किया? तो लेखक ने मित्र मंडली के साथ तय किया कि शाम के 4 बजे की बस से यात्रा की जाए। प्रश्न, लोगों ने यात्रा से पूर्व क्या सलाह दी? तो यात्रा से पूर्व लोगों ने सलाह दी कि जो लोग समझदार होते हैं वो शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते। न चाहते हुए भी वापसी का वही रास्ता क्यों अपनाना पड़ा? तो लेखक तथा मित्रों में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का वही रास्ता अपनाना पड़ा। लेखक की यात्रा में उसके कितने मित्र थे? तो 5, 3, 4, 6। तो अभी देखिए ये 4 है, तो उत्तर में 4 लिखना है। 5 मित्रों को कहाँ की ट्रेन पकड़नी थी? तो पन्ना, सतना, जबलपुर सुबह। तो कितना? जबलपुर। घ उत्तर है जबलपुर। डाकिन कौन है? तो डाकिन यहाँ पर लेखक, मित्र, बस, डाकू। तो कौन है यहाँ पे? बस है डाकिन। ये आपका गद्यांश 3 हुआ। ये 3 गद्यांश जो पढ़ा रही हूँ ना, इस 3 में से कोई एक आएगा और इसके आधार पर प्रश्न रहेगा जो आपको लिखना है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे कायदे कानून बनाए गए हैं उन्हें कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों के इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो अभी यह भारत में कायदे कानून किस लिए बनाए गए हैं? तो भारत में करोड़ों गरीबों की व्यवस्था सुधारने के लिए कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य आदि के उन्नत बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। किन लोगों का मन पवित्र नहीं होता? जिन लोगों को कानून को लागू करना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। कौन अपनी ही सुख सुविधा में लिप्त हैं? तो जो लोग कानून के उत्तरदायी हैं वे लक्ष्य को भूल गए हैं और तथा अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं।
दरिद्र जनों की हीन अवस्था को सुधारने के लिए क्या किया गया है? तो सरकार ने धन की व्यवस्था की है, रैन बसेरे बने हैं, उन्हें कर्ज दिया जाता है, कायदे कानून बने हैं। तो क्या यहाँ पर सही उत्तर होगा? कायदे कानून बने हैं। किनका स्वास्थ्य उचित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए फिर 4 विकल्प है, कायदे कानून का, दरिद्र जनों का, कृषि का और हीन अवस्था का। तो यहाँ उत्तर होगा दरिद्र जनों का। कानून के रखवाले कैसे हैं? तो मन पवित्र रखते हैं, अपनी सुख सुविधा में लगे हैं, लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, हीन अवस्था में तो क्या अपनी सुख सुविधा में लगे हैं। ये ख नंबर सही उत्तर होगा। अभी ये गद्यांश के आधारित हो गया, तो काव्यांश के आधारित ये हो गया 1 का ब। काव्यांश के आधारित प्रश्न के उत्तर, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ देखिए काव्यांश क्या है? हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अब हम अपने बंधर तो चले। तो यहाँ सब अवधि क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम किन के लिए काव्यांश में आया है? भारतवासियों के लिए, मनुष्य जाति के लिए, कवि की तरह मस्तमौला लोगों के लिए या असफल लोगों के लिए? तो होगा यहाँ पे कवि की तरह मस्तमौला लोगों के लिए। दूसरा है उर शब्द का क्या अर्थ है? तो उर का हृदय, मन, मस्तिष्क या निशान। तो क्या हो जाएगा? उर शब्द का अर्थ होता है हृदय से। काव्यांश में किन के प्रति आबाद रहे की कामना की गई है? तो दुनिया के मस्तमौला लोग, कवि के बाद दुनिया में जीने वाले, कवि से प्रेम करने वाले, कवि को पराया कहने वाले। तो उत्तर क्या होगा? कवि के बाद दुनिया में जीने वाले। कौन कहाँ प्यार लुटाना चाहता है? कवि के सदृश मस्तमौला लोग भिखमंगों के दुनिया में प्यार लुटाना चाहते हैं। कवि को किस बात का अफसोस है? कवि को इस बात का अफसोस है कि सब कुछ लुटाकर भी उन लोगों का जीवन का सत्य नहीं सिखा सका। यहाँ किस बंधन को तोड़ने की बात की जा रही है? यहाँ जीवन के प्रति मोह तथा संकीर्णता का बंधन कहा गया है। यहाँ आसक्ति के बंधन तोड़ने की बात की जा रही है। चलिए अभी काव्यांश 2 के तरफ। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। तो यहाँ क्वेश्चन की तरफ, दुनिया में कौन किसका शत्रु होता है? तो दुनिया में कोई भी किसी का शत्रु नहीं होता है। सभी मनुष्य किस पर दया करते हैं? तो जो घमंड को छोड़ देता है उस पर सभी मनुष्य दया करते हैं। अहंकार को कैसे त्यागा जा सकता है? मन में शीतलता स्थापित करके अहंकार को त्यागा जा सकता है। दुनिया में शत्रु कौन है? तो अनेक, मन, कोई नहीं, दया। तो यहाँ पे कोई नहीं, दुनिया में शत्रु कोई नहीं है। मन को किस प्रकार होना चाहिए? मन को चंचल, शीतल, आपा से युक्त या बैरी। तो यहाँ पर मन को शीतल होना चाहिए। आपा का क्या अर्थ है? स्वयं, आप, उत्साह, अहंकार। तो यहाँ पर आपा का अर्थ है अहंकार। अभी 2 का ए होगा, मैंने सॉरी यहाँ पर ए लिख दिया है, यहाँ 2 का और रहेगा। यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो यहाँ ध्वनि कविता में के कवि का नाम लिखिए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ध्वनि कविता के कवि हैं। बसंत के आगमन से हरे हरे कौन हो गए? तो बसंत के आगमन से पत्ते हरे हरे हो गए। बदलू क्या काम करता था? बदलू पेशे से मनिहार था। बदलू चूड़ियों के बदले क्या क्या लेता था? तो बदलू चूड़ियों के बदले अनाज व अन्य सामान लेता था। पन्ना से उसी कंपनी का बस कहाँ जाती थी? तो पन्ना से उसी कंपनी की बस सतना के लिए जाती थी। लोगों ने बस को क्या संज्ञा दी? लोगों ने बस को डाकिन की संज्ञा दी। मस्तमौला से क्या नहीं पूछना चाहिए? मस्तमौला से यह नहीं पूछना चाहिए कि अब वह किधर जाने वाला है। दीवानों के साथ साथ क्या चलता रहता है? दीवानों के साथ साथ मौज मस्ती का आलम चलता रहता है। पुराने समय में संचार किस प्रकार होता था? तो हजारों सालों तक संचार का काम केवल हड़कारे यानी धावक या तेज घोड़े करते रहे हैं।
नाम अलग अलग होने पर भी पत्रों में क्या समान होता है? तो अलग अलग नाम होने पर भी पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। लोग किनके पत्रों को विरासत के रूप में सहेज कर रखते हैं? तो लोग अपने पुरखों के पत्रों को विरासत के रूप में सहेज कर। भगवान के डाकिये क्या संदेश देना चाहते हैं? भगवान के डाकिये विश्व बंधुता का संदेश देना चाहते हैं। एक देश की धरती दूसरे को क्या भेजती है? एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। पेड़ पौधे और पहाड़ क्या करते हैं? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के डाकिये द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पढ़ लेते हैं। भारतवर्ष के लिए क्या चरम और परम है? तो भारतवर्ष के लिए मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण है वही चरम और परम है। आजकल मूर्खता का पर्याय किससे समझा जाने लगा है? आजकल ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। किनका मन पवित्र नहीं है? तो जिन लोगों को कानून के पालन के कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। स्टेशन पर भीड़ क्यों है? स्टेशन पर भीड़ रेलगाड़ियों के यात्रियों के कारण है। बूढ़ी नानी क्या करती है? बूढ़ी नानी बच्चों को कहानियाँ सुनाती है। साधु से क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं? तो साधु से क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं? तो साधु से ज्ञान की बात पूछनी चाहिए, उसकी जाति नहीं। 2 का ब सही या गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें भी ये 5 नंबर के रहेंगे, इसमें सही या गलत का जो है चिन्ह लगाना है। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था, ये सही है। बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था, ये भी सही है। उर शब्द का अर्थ मस्तिष्क से होता है, ये गलत है। उर शब्द का अर्थ होता है हृदय। कवि को अफसोस है कि सब कुछ लुटाकर भी वह लोगों को जीवन के सत्य नहीं सिखा सके, ये सही है। वयोवृद्ध बस को देखकर गुस्सा उम्र पर ही, गलत है। यहाँ पर दया उम्र पर ही थी। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 7 बजे की बस से चलें, तो ये गलत है। बस शाम 4 बजे का तय किया गया था, 7 बजे नहीं। वर्ष 1972 में विश्व डाक संघ का आरंभ हुआ, ये सही है। स्कूली विषयों में पत्र लेखन शामिल किया गया है, ये भी सही है। देशों की धरती में भाषा का आदान प्रदान होता है, गलत। वहाँ पर सुगंधों का आदान प्रदान होता है। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है, सही। पानी नदियाँ से बनता है, गलत। पानी भाप से बनता है। कानून को धोखा नहीं दिया जा सकता, ये गलत है। यहाँ सही होगा, कानून को धोखा दिया जा सकता है लेकिन धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता है, सही। सेवा और ईमानदारी का मूल्य अभी बने हुए हैं, सही। भौतिक वस्तुओं को संग्रह को भारत महत्व नहीं देता, ये भी सही है। चिड़िया की चोंच में तिनका है, सही। बचे हुए लोगों की खबर घर से आएगी, गलत। वो अंतरिक्ष पार से आएगी, घर से नहीं, ये गलत है। कबीर की साखियाँ रहीम जी ने लिखा है, तो गलत है। कबीर की साखियाँ कबीर जी ने लिखे हैं। वर्तमान समय कठिन समय है, गलत। रेलगाड़ी अपने गंतव्य तक जाती है, ये भी सही है। यहाँ पे देखिए अभी 3 के अ में ये भाग खंड ख हो जाएगा, खंड ब में आपका रहेगा व्याकरण। व्याकरण में आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो 2-2 नंबर के रहेंगे। एक क्वेश्चन का 2 मैंने उत्तर लिखेंगे 2 नंबर का, और 5 क्वेश्चन है 2-2 नंबर का। आपको जैसा बताया जा रहा है उसी हिसाब से आपको उसमें करना है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग करके लिखिए। तो यहाँ देखिए निहत्था, तो निहत्था में उपसर्ग क्या है? हत्था। तो हमने यहाँ नी जोड़ हत्था लिखा है। अधपतन, अधः जोड़ पतन, तो अधपतन। उत्कर्ष, उत जोड़ कर्ष, उत्कर्ष। निसंकोच, निस जोड़ संकोच। निडर, नि जोड़ डर, निडर। अभी है आपको संधि, यानी यहाँ पर संधि का विच्छेद किया गया है, आपको उसे जोड़ करके लिखना है। यहाँ देखिए मत जोड़ एक, मतेक। बधु जोड़ उत्सव, बधुत्सव। हिम जोड़ आदि, हिमाद्री। प्राण जोड़ आयाम, प्राणायाम। गुरु जोड़ उपदेश, गुरु उपदेश। यानी ये ऐसा रहेगा और आपको उत्तर ऐसा लिखना है उत्तर में।
अब ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हिंदी भाषा की लिपि डैश है, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अभी जो भाषा को शुद्ध करे उसे व्याकरण कहते हैं। जो भाषा को शुद्ध करे उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण भाषा पर नियंत्रण रखता है, यानी हम किसी भी विषय को जानने के लिए अगर उसको हम शुद्ध व्याकरण को समझ ले तो हमें किसी भी भाषा का शुद्ध जानकारी हो जाएगी। अंग्रेजी भाषा में रोमन लिपि में लिखी जाती है, यानी अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो रोमन लिपि में। भाषा का छोटा रूप बोली है। खड़ी बोली हिंदी का अनुरूप है। तो इसमें ये 6 दिया गया है, 6 में से आपको 2 करना रहेगा। यहाँ है पर्यायवाची शब्द लिखिए, इसका भी ये 2 नंबर दिया है, यानी ये 5 में से आपको 2 करना रहेगा और 2 सब प्रत्येक का 3-3 अर्थ लिखना है। जैसे अमृत का हमने यहाँ पर दिया सुधा, पीयूष, सोम, तो ये तीनों आपको लिखना है। देवता रहेगा तो देवता में सूर, अमर, देव। राजा का है नृप, महीप, भूप। वृक्ष का है पेड़, पादप, तरु। पृथ्वी का है भू, भूमि, धरा। अभी है आगे मुहावरे। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पहला मुहावरा है आसमान टूटना, यानी विपत्ति आना। अभी देखिए सबसे बड़ी विपत्ति का कारण अभी हमारे यहाँ कोरोना ही है, तो मैंने इसी के ऊपर इसका अर्थ बनाया है। कोरोना वायरस फैलने से लोगों के ऊपर आसमान टूट पड़ा। आपको भी अगर इससे अच्छा भी आता हो तो आप बना सकते हो। अंक भरना, गले लगाना। शिशु को के हंसने पर माँ उसे अंक भर लिया। अभी आंख खुलना, होश आना। परीक्षा में असफल होने पर रवि की आंखें खुल गई। किताबी कीड़ा होना, केवल पढ़ने में लगे रहना। केवल किताबी कीड़ा होने से कुछ नहीं होता, बाहरी दुनिया का भी जानकारी रखना चाहिए। अभी है उगल देना। उगल देना यानी भेद खोलना। चोर ने पिटाई के डर से सब कुछ उगल दिया। बच्चों ये खंड क का है, अ ब क यानी तीसरे खंड का है, ये लेखन में आएगा। इसमें 2 प्रश्न रहेगा, एक में अनुच्छेद लिखना और दूसरा निबंध लिखना। तो हम पहले अनुच्छेद को बता देते हैं, फिर निबंध की तरफ चलेंगे। तो अनुच्छेद की जगह अनुच्छेद लिखना है आपको, निबंध की जगह निबंध लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, परिश्रम का महत्व। परिश्रम का क्या महत्व होता है इसके बारे में यहाँ पर दिया है। मनुष्य स्वभाव से परिश्रमी होता है, परिश्रम से उसका संबंध बहुत पुराना है। आदि काल में भी वह भोजन पाने, जंगली जानवरों से बचने और आश्रय पाने के लिए परिश्रम करता था। यह परिश्रम की महिमा है कि जंगलों में पैदल भटकने वाला मनुष्य आज चांद और मंगल पर बसने की चाह रखने लगा है। मनुष्य ने अपनी परिश्रम से ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काटकर सड़कें बनाई, उसके बीच के पत्थरों को काटकर सुरंगें बनाई। इतना ही नहीं, उसमें दुर्गम स्थलों पर रेल की पटरियां बनाकर असंभव को संभव कर दिया। उसने बाढ़ के रूप में तबाही लाने वाली नदियां का पानी रोककर बांध बनाया और तबाही मचाने वाली पानी का उपयोग सिंचाई करने में, बिजली पैदा करने जैसे कार्यों में लगाया। तेज गति से दौड़ती मोटर गाड़ियां, रेल और विमान उसके परिश्रम का प्रत्यक्ष परिणाम है। परिश्रम करने का वह जहां अपने लिए सुख सुविधाएं जुटाता है तो वहीं अपने स्वस्थ रहने का मार्ग भी खोज लेता है। परिश्रम के बिना जीवन ठहर सा जाएगा। जीवन में गतिशीलता बनाए रखने के लिए परिश्रम बहुत जरूरी है। हमें कभी भी परिश्रम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपका दूसरा अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 2। ये है मानव विद्यार्थी और अनुशासन। विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है। मानव जीवन का सर्वोत्तम काल है विद्यार्थी जीवन। इस काल में बालक विद्यार्जन करता है जिससे उसका जीवन संवरता है। इस काल में अर्जित ज्ञान आदतें का प्रभाव आजीवन रहता है। अतः इस काल में अनुशासन में रहकर जीवन बिताना बहुत आवश्यक होता है। जीवन के हर काल में अनुशासन का विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार नदी अपने सीमाओं के अनुशासन रहकर जब बहती है तो जन कल्याण करती है, किंतु जब इसकी सीमाओं का अनुशासन भंग होता है तब यह भयंकर विनाश करती है।
उसी तरह विद्यार्थी यदि अनुशासन का राह छोड़ दे तो व्यक्ति समाज और राष्ट्र पर उसका कुप्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। इसी कार्य में उसमें ज्ञान अर्जन के अलावा सहभागिता, नियमितशीलता और समय के सदुपयोग से जैसे मानवीय मूल्यों का विकास होता है। बिना अनुशासन इन वांछित गुणों का विकास होना संभव नहीं है। इसीलिए विद्यार्थी के लिए अनुशासन का महत्व और भी बढ़ जाती है। तीसरा अनुच्छेद है परोपकार। ये तीसरा नंबर अनुच्छेद हुआ। ये 3 अनुच्छेद में से आपको कोई एक अनुच्छेद लिखना है परीक्षा में। परोपकार शब्द का अर्थ है दूसरे की भलाई करना। यह कार्य निस्वार्थ भाव से किया जाता है। यदि हम कुछ प्रतिफल पाने के उद्देश्य से कोई काम करते हैं तब उसे परोपकार नहीं कहा जा सकता। परोपकार का सबसे अच्छा उदाहरण है पेड़, सरोवर, नदियाँ और संत प्रस्तुत करते हैं। वे अपना सब कुछ मनुष्य को अर्पित कर देते हैं और उनसे कुछ नहीं लेते। कुछ लोग मन से दूसरे की भलाई कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं, पर इससे किसी का भला होने से रहा। परोपकार मन, वाणी और कर्म तीनों से किया जाता है। ऐसा करने वाले को ही सच्चा परोपकारी कहा जाता है। सूरज अपना प्रकाश और धूप देकर हम पर परोपकार करता है। यही कार्य चंद्रमा प्रकाश और शीतलता देकर करता है। अभी देखिए अनुच्छेद में क्या है। अनुच्छेद बस आप एक बार लिखना शुरू किए तो अंत करके ही छोड़ेंगे। और यहाँ पे हमने सांकेतिक बिंदु का बात किया तो पहले भूमिका, समय का महत्व, समय बड़ा अनमोल और उपसंहार, ये चारों पॉइंट देकर के लिखने को ही निबंध कहते हैं। तो हम सबसे पहले समय का महत्व या समय का सदुपयोग। जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे भूमिका। क्या लिखे? भूमिका क्या है तो देखते हैं। एक कहावत है, समय और ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। यह कहावत पूर्णतः सत्य है, क्योंकि समय निरंतर गतिमान है, वह कभी रुकता नहीं है। मनुष्य समय पर काम करे या ना करे यह मनुष्य के बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। उस समय रेलगाड़ी की भांति है जो निश्चित समय पर स्टेशन आती है। अभी यहाँ पे हो गया, ये क्या भूमिका हो गया। अभी समय का महत्व है तो यात्री स्टेशन पर आए ना आए वह इंतजार। यहाँ पे क्या आ जाएगा? समय का महत्व। समय का महत्व अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाती है। अब विलंब से स्टेशन पहुंचने वाले यात्री के हाथ पछतावे के सिवा कुछ नहीं आता। महापुरुषों का मानना है कि जिसने समय का महत्व नहीं समझा वह व्यक्ति सफलता से दूर गया। यहाँ पर समय का महत्व यहाँ से शुरू करना है। यहाँ है समय का महत्व। वह व्यक्ति सफलता दूर होता गया। समय पर कार्य करने की सिद्धि उसकी महत्ता रहती है। एक किसान यदि समय बीतने के बाद फसल बोए तो वो वांछित उपज नहीं मिलता। परीक्षा भवन में विलंब से पहुंचने वाला विद्यार्थी अपना प्रश्न पत्र पूरा नहीं कर पाता, फलस्वरूप उन्हें अच्छे अंक और ग्रेड नहीं मिल पाते हैं। ये हो जाएगा समय बहुत अनमोल है। हाँ, तो समय बहुत अनमोल। तो शत्रु के हमले के समय यदि तत्काल मुकाबला ना किया जाए तो राष्ट्र गुलाम हो जाता है। जीवन में जितने भी लोगों को सफलता की ऊंचाई को छुआ है उसके मूल में समय का कार्य करना था। महात्मा गांधी अपना सारा कार्य समय पर करते थे। पत्रों को जवाब देने के लिए भी समय न मिलने पर वह रात में यह कार्य करते थे, पर उसे अगले दिन उनके लिए वह छोड़ते नहीं थे। समय पर प्रत्येक कार्य करने का संदेश देते हुए कबीर संत ने कहा है कि अभी है उपसंहार। उपसंहार में क्या है, जैसे आपको समय हमारे लिए बहुत ही कीमती है, ये बहुत ही महत्व रखता है हमारी ज़िंदगी के लिए। हम एक एक पल जो है ना वो हमारे लिए बहुत ही कीमती है और उसे का हमें सदुपयोग करना चाहिए। समय को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें सभी समय पर काम करके उसका उपयोग करना चाहिए। हो गया। अभी है स्वच्छ भारत अभियान।
स्वच्छ भारत में भी है भूमिका, स्वच्छता अभियान में नागरिकों की भूमिका एवं कर्तव्य, आवश्यकता और उपसंहार। तो ये निबंध के अंतर्गत ये सब आ जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान एक ऐसी योजना है, यहाँ पे सबसे पहले भूमिका होता है, ये याद रखिएगा। भूमिका सबसे ऊपर और उपसंहार सबसे नीचे। और ये 5 पॉइंट में अगर थोड़ा थोड़ा भी आप लिख देते हैं तो आपको नंबर मिलने का चांस ज़्यादा रहता है, पॉइंट लिख करके। और पॉइंट नहीं लिखेंगे तो नंबर ऑटोमेटिक आधा हो जाता है। प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को 145वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और जिस भारत ने महात्मा गांधी ने सपना देखा था, उस सपने को साकार करने की संकल्पना की। स्वच्छ भारत में माने भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, यहाँ कर्तव्य नागरिक का कर्तव्य है। तो यहाँ स्वच्छता संबंधी सब आप उसको याद भी रखिएगा, प्रत्येक भारत के प्रत्येक का कर्तव्य, ये आपका पॉइंट हो गया। संबंध इस अभियान को अपना सहयोग दे। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के राजघाट पर की थी। स्वच्छ भारत का अभियान योजना में भारत के प्रत्येक नागरिक को जोड़ना है, चाहे वह किसी भी वर्ग के, किसी भी व्यवसाय, किसी भी क्षेत्र का क्यों न हो। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दे। अभी तीसरा में हो जाएगा उपसंहार। हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति सभ्यता के आंतरिक व बाह्य स्वच्छता को आंतरिक महत्व दिया है, क्योंकि स्वच्छ व्यक्तित्व का विकास स्वच्छ वातावरण में प्रवेश के द्वारा ही होता है। तो बच्चों, आज हमने आपको सभी माने रिवीजन का। आगे बढ़ते हैं तीसरे निबंध के तरफ। इसका नाम है कोरोना का प्रकोप। कोरोना का प्रकोप। ये निबंध का नाम लिखना मैं भूल गई, आपको यहाँ पर लिख दिया, आप देख लीजिएगा। आजकल ये तो सबसे बड़ी न्यूज है, कोरोना का प्रकोप। बिना पढ़े भी आप लोग इसको अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन तभी भी मैंने निबंध दे दिया, देख करके आप लिखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले 4 महीनों में हमारी दुनिया एकदम बदल गई है। हजारों लोगों की जान चली गई, लाखों लोग बीमार पड़े हुए हैं। इन सब पर एक नई कोरोना का वायरस का कहर टूटा है। जो लोग इस वायरस के प्रकोप से बचे हुए हैं, उनका रहन सहन भी एकदम बदल गया है। ये वायरस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में पहली बार सामने आया। उसके बाद से दुनिया में सब कुछ उलट पुलट हो गया। शुरुआत में वुहान से हुई, जहां पूरे शहर की तालाबंदी कर दी गई। इटली में इतनी बड़ी तादाद में वायरस से लोग मरे कि वहां दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार लोगों की आवाजाही पर इतनी सख्त पाबंदी लगानी पड़ी। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में थिएटर बंद, लोगों अपने घरों में बंद है। दुनिया भर में उड़ानें रद्द कर दी गई और सब संबंध सोशल डिस्टेंसिंग के शिकार हो गए। ये सारे कदम इसलिए उठाए गए ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने से रोका जा सके। इसे लगातार बढ़ती जा रही मौतों के सिलसिले को थामा जा सके। धन्यवाद बच्चों। मैंने ये 3 निबंध आप लोग को बताई। 3 निबंध है, 3 अनुच्छेद है, जिसमें से आपको 1 निबंध और 1 अनुच्छेद लिखना है, और इसे अच्छे से लिखिएगा। ये रिवीजन 2 तारीख की परीक्षा हिंदी के लिए है, और पहले इस रिवीजन को अच्छे से पढ़ करके फिर परीक्षा दीजिएगा। परीक्षा का समय रहेगा शाम 7 बजे से 9 बजे तक। धन्यवाद।